Good afternoon to you all. Welcome to Job Grade IAS. One more important topic from the modern Indian history. और इस पूरे वीक में हम ब्रिटिश लेजिस्लेशंस जो एक्ट्स ब्रिटिश ने बनाए उनको हम पढ़ेंगे. हिस्ट्री में ब्रिटिश एक्ट होते हैं और जब पॉलिटी में आप इसको पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज दी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बेसिकली टॉपिक जो है हिस्ट्री का ही है. वी विल सी द टॉपिक्स वन बाय वन. आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. नाउ दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, नाम से ही पता लग रहा है रेगुलेटिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, रेगुलेशन लगा रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, मतलब आप कुछ चीजों को ठीक करना चाह रहे हो, है ना, अपने कंट्रोल में लेकर आना चाह रहे हो. ठीक है, जैसे आप जनरल लैंग्वेज में आप बोल देते हैं कि मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे, विच मीन्स आप सामने वाले से ये कह रहे हो कि मेरी बातों को आप मानो, यू फॉलो माई टर्म्स एंड कंडीशंस. तो व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली कि आप मेरे रेगुलेशंस के अंडर में हैं. ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट भी रेगुलेट कर रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन किसे रेगुलेट कर रहा है? तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रेगुलेट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को. आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी सन 1600 में, एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी. और कैसे वो एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आती है और धीरे धीरे इंडिया के जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो इंडिया के राजाओं के बीच में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती चली जाती है. ठीक है, वो ट्रेड से और कंपनीज को भी आउट कर देती है, पोर्चुगीज को वो आउट कर देते हैं, डचेस को वो आउट कर देते हैं, फ्रेंच को स्पेशली वो आउट कर देते हैं. ठीक है, और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले जाते हैं. ठीक है, तो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा ना बढ़े उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे इंडिया में उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेकर आती है. ऑब्वियसली ऐसी क्या सिंपैथी थी इंडियंस से ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि वो कंपनी को रेगुलेट करेगी? एक्चुअल में सिंपैथी कुछ भी नहीं थी, उसके कुछ सर्टेन रीजंस थे जिस वजह से एक्ट लेकर आए. पहला जो रीजन था, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. तो आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी जो था, इसमें एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और एक साइड होता है नवाब ऑफ बंगाल. ये नवाब ऑफ बंगाल होता है सिराज उद्दौला. ठीक है, 1757 में लड़ाई होती है. ठीक है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है. हाउएवर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक क्लियर विक्ट्री नहीं थी. इसमें जो नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल था, मैं इसके इतने बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दी एक्ट. बट थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, नवाब वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, जिसकी वजह से उसके कोर्ट में उससे कुछ लोग खुश नहीं होते और पॉलिटिकल गेन्स की वजह से इस वॉर में नवाब का जो टॉप कमांडर था मीर जाफर, वो गद्दारी कर जाता है और इस वजह से नवाब जो थे वो लड़ाई हार जाता है. लड़ाई के बाद नवाब को गोली मार दी जाती है और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिससे ये पता लगता है कि बंगाल के ऊपर क्लियर जो विक्ट्री है वो किसकी होने वाली है. तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है. ठीक है, इसमें एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और दूसरी साइड आपके होते हैं मुगल बादशाह, शाह आलम सेकंड, प्लस अवध का नवाब जिनका नाम था शुजा उद्दौला, और एक साइड होता है मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था. अब 1764 में एक साइड तो एक ट्रायो है जिसमें बंगाल का नवाब है, मुगल बादशाह है और अवध का नवाब है, और एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी है.
और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस ट्रायो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। उसका रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी बेटर इक्विप्ड थी, उनके जो सोल्जर्स थे वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से लेस थे, ठीक है, एक छोटी फोर्स होते हुए भी इन सबको हरा दिया। ऑन द अदर हैंड जो ये ट्रायो था, इनके जो वेपन थे सारे ऑब्सोलीट थे, तो ये हार जाते हैं। चलो ये तो हार गए, उसके बाद होता क्या है, कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ये दीवानी राइट्स क्या थे? एक्चुअल में जो दीवानी थी वो था लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू जो पहले मुगल्स के पास था, मुगल्स ने इसे ट्रांसफर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली एक ट्रेडिंग कंपनी है, ज्यादा प्रॉफिट्स की बात करेगी, तो ये बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू लोगों से कलेक्ट करेगी, एक्सप्लॉइट भी लोगों को करेगी। तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी अब काफी पैसे वाली कंपनी हो गई है, दीवानी राइट्स मिल गए, बंगाल का जो पूरा रेवेन्यू है वो इनके हाथ में आ गया है। ठीक है, ऑन द अदर जो बंगाल जो था, बंगाल का नवाब जो था, उसको निजामत दे दी गई थी। निजामत जो था, निजामत निजामत था लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये रहा बंगाल के नवाब के पास। आप देखो चीज क्या हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर है इनके हाथ में, बट फाइनेंशियल पावर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गई। ये पैसे के दम पर अब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर जितना भी एक्सप्लॉइटेशन ये लोगों का करेंगे, बंगाल का नवाब लॉ एंड ऑर्डर से उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बट ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो वहां के कर्मचारी थे, जो ऑफिसर्स थे, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन था। कंपनी में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ। मतलब आप लैंड रेवेन्यू ले रहे हो और जो मनमाना जो टैक्स है वो लेकर आप ब्रिटेन जा रहे हो। तो जब आप ब्रिटेन जा रहे थे, ठीक है, तो ब्रिटेन में भी लोग आपको नवाब्स बोलने लग गए, नवाब्स। द करेक्ट टर्म इज नवाब्स, क्योंकि आपने नवाब को हराया और अब आप खुद नवाब बन गए। तो एक टॉन्टिंग वे में ये बोला जाने लगा कि हाँ ये तो काफी सारा पैसा कमा कर ला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो यहां पर ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज दी ओनली ट्रेडिंग कंपनी इन ब्रिटेन। बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारे ट्रेडर्स थे ब्रिटेन में। वो ट्रेडर्स अब ब्रिटिश पार्लियामेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि ये जो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी डोमिनेंट होती जा रही है इंडिया में, आप इस पर कंट्रोल करो, इन पर पूरा चेक्स एंड बैलेंस रखो। अदरवाइज ये एक ऑटोनॉमी कंट्री हो जाएगी, ऑटोनॉमी कंपनी हो जाएगी जो अपने मन मुताबिक चलेगी। और ऐसा हो भी रहा था। कंपनी अकाउंटेबल नहीं थी, इसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। ऑब्वियसली पैसे बहुत सारे आ गए थे, तो जवाब देना ब्रिटिश पार्लियामेंट को ठीक नहीं समझते थे। यहां पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया था ब्रिटेन के किंग ने कि आप जाओ और ब्रिटेन के ईस्ट में जो भी बड़े नेशंस हैं उनके साथ ट्रेड करो। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। बट जैसे ही मिसमैनेजमेंट की वजह से इनको लॉस होता है, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है पार्लियामेंट से कि हमें पैसा चाहिए, लोन में पैसा चाहिए। अब ये पार्लियामेंट भी यहां पर जाग जाती है इनकी कि अभी तो आप इतना सारा रेवेन्यू बंगाल से लेकर आ रहे हो और फिर आपको लोन में पैसा चाहिए। तो यहां पर जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ये अब पूरा मानस बना लेगी कि हाँ हमें इस कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा जो मेन रीजन था वो था ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल। ये फैमाइन 1769 से 1773 में आया था। आपको पता है इंडिया में मॉनसून होता है, मॉनसून की वजह से ही बारिश होती है, बट कभी फिक्स नहीं होता कि मॉनसून कैसा रहेगा। टिल नाउ द कंडीशन इज सेम।
1769 में बारिश नहीं होती है बंगाल में, ऑब्वियसली वहां पर फसल नहीं होगी इतनी, बट कंपनी का मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा है कि उन्हें मतलब नहीं है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है या कितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने सेट कर दिया अपना बेंचमार्क कि हमें इतना लैंड रेवेन्यू आपसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू जब ये ज्यादा मांगेंगे तो ऑब्वियसली जो वहां पर किसान है बंगाल में, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और भी ज्यादा वीक हो जाएगी। और जब फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी, इवन जब किसान खुद के लिए ही अनाज नहीं खरीद पाएगा, तो वहां पर काफी सारी डेथ्स होंगी, बीमारियां फैलेंगी। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि स्थिति इतनी खराब हुई कि 10 मिलियन डेथ्स हुई बंगाल में, 10 मिलियन डेथ्स। किससे? सिर्फ भूखमरी से। दिस वॉज द प्रिंसिपल रीजन। ईस्ट इंडिया की ब्रिटिश कैबिनेट ये देख रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ये देख रही है कि कंपनी के पास इतना सारा पैसा है फिर भी इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट। दिस वाज द मैटर ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज, द प्रेस्टीज ऑफ द किंग। यहां पर अब दोबारा से पॉलिटिकल प्रेशर ब्रिटेन पे आने लगेगा कि कंपनी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी एक सॉवरेन एंटिटी की तरह बिहेव करे। ऐसा ना हो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट या ब्रिटेन के किंग के हाथों से निकल जाए। तो यहां पर रेगुलेशन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आएगी, विच इज नोन एज दी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। तो यहां पर 1773 का एक्ट आता है और सबसे पहले यहां पर कंट्रोल किया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? These court of directors used to sit in London and they were the executive officers ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों के हाथ में होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रेगुलेटेड, वाज गवर्न्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिटिंग इन लंदन। ठीक है, लंदन में ये लोग बैठते थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट होगी वो इन्हीं को ही प्रेशराइज करेगी। हालांकि दीज वर दी पावरफुल पीपल, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, और वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेसिकली अपनी मनी पावर को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स जो इंडिया में चल रही है उसके पैरेलल में एक और पॉलिटिक्स ब्रिटेन में भी चल रही है नाउ, बट ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने डिसाइड कर लिया है कि इनको अब कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। तो इनका जो टर्म था वो 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर देते हैं, जिससे ज्यादा समय तक एक आदमी पर, एक डायरेक्टर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट नजर रख सके। ऐसा नहीं कि एक गया फिर दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया और वो अपना काम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और प्रोविजन ये बनाया कि 1/4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हर साल रिटायर हो जाएंगे। लेट अस सपोज कि अगर 16 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं तो 1 साल में 4 रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन में ये सारा काम चलेगा। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला गया कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं related to your army, related to your administration, related to your revenue collection, आप सारे के सारे सबमिट करोगे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। जो ब्रिटिश चांसलर ऑफ द एक्सचेकर होता है, जो आज की तारीख में ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है। ठीक है, तो इनको आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। वी वांट प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस। अब यहां पर 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की। एक तो थी प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, जो आपके एस्टेब्लिश होती है 1612 में। आपको पता है जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आता है और कुछ अच्छे वर्ड्स यूज में करता है, माय किंग, माय मैजेस्टी, तो जहांगीर जो होता है वो उन्हें बंगाल में एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पर 1612 में वही जो है प्रेसिडेंसी बन जाती है बंगाल की। प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे जो आई थिंक 1662 में बनी थी, और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास जो 1684 में बनी थी। ये तीनों प्रेसिडेंसीज जो होती हैं ये बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंडर में आ जाती है। ऑब्वियसली हमने बंगाल को जीत लिया है, बंगाल इज योर पावर सेंटर। ठीक है, अब यही पावर सेंटर जो है इन दोनों बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल करेगा। अलग अलग सिस्टम अब नहीं है। अब बंगाल पावरफुल, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो चुकी है, तो इन दोनों को बंगाल से ही वो कंट्रोल करेगी। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। ठीक है, जो पहला जो गवर्नर जनरल था
बंगाल जो बनकर आया वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले बंगाल का गवर्नर था, उसी के बाद इन्हीं को ही आगे गवर्नर जनरल बना दिया। ऐसा कुछ नहीं था, देखो यहाँ पर भी गवर्नर था, यहाँ पर भी गवर्नर था। तो इन दोनों को जब आप नीचे लेकर आ रहे हो बंगाल के, तो गवर्नर के पोस्ट को भी आप थोड़ा सा ऊपर लेकर जाओगे, जिसे आप बोलोगे गवर्नर जनरल। बट इसका मतलब ये नहीं था कि उसके बाद बंगाल का गवर्नर जो पोस्ट थी ये वाली, वो खत्म कर दी गई। नहीं, उसके बाद भी बंगाल में गवर्नर हुए, बट एक गवर्नर जनरल वो बैठने लगा कैलकाटा में। ठीक है, ये गवर्नर जनरल जो कैलकाटा में बैठा है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल को भी कंट्रोल कर रहा है और बॉम्बे और मद्रास के भी गवर्नर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। यहां पर गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी आप लेकर आए। देखो जरा हो कैसे रहा है, वापस से आप समझो इसको। ये है आपका बंगाल, इसके नीचे प्रेसिडेंसीज आ गई बॉम्बे, एंड मद्रास। ठीक है, अब यहां पर बैठे हैं आपके गवर्नर जनरल। ठीक है, यहां पर है आपके गवर्नर। ठीक है, अब आप ये देखना कि यहां पर एक गवर्नर और है जो गवर्नर ऑफ बंगाल है। बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसके अंदर बंगाल का गवर्नर भी है और बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स भी हैं। ये जो गवर्नर जनरल होगा, इसको असिस्ट करने के लिए ये जो गवर्नर जनरल होगा, इनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे और चारों ही ब्रिटिश होंगे। ठीक है, अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस ये 4 मेंबर्स लेंगे। और जब भी कुछ ऐसा होगा कि 2 लोगों का वोट एक जैसा है और बाकी 2 लोगों का वोट जो है दूसरे जैसा, मतलब एक टाई वाली सिचुएशन आ रही है। ठीक है, एक टाई हो गया है ना, तो वहां पर गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि आप अपना वोट इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए दे सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप एक कमेटी में 4 लोग हो और कमेटी का एक हेड है और आप 4 मेंबर्स हो, तो टोटल हो गया 5, एक हेड और बाकी 4 मेंबर्स। अब किसी चीज पर वोटिंग होनी है, लेट अस सपोज 2 ने यस में वोटिंग कर दी और 2 ने नो में वोटिंग कर दी, तो यस और नो के बराबर वोट्स हो गए। तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जो हेड है उस कमेटी का, या इन केस ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज गवर्नर जनरल, वो अपना वोट कास्ट कर देंगे। यहां पर कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टेब्लिश करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ यही सुप्रीम कोर्ट बेसिकली धीरे धीरे इवॉल्व होता है अपेक्स कोर्ट बाद में। एक्चुअल में इस टाइम पर जो इंडिया में जो एरिया जो ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थे, वहां पर जो लॉ चलता था वो या तो हिंदू लॉ चलता था या फिर मुस्लिम उलेमा का लॉ चलता था। एंड दिस सुप्रीम कोर्ट जो कैलकाटा में एस्टेब्लिश किया था, उसका बेस ये था कि जो मैटर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से बिल्कुल परे आते हैं, उनको ये सॉल्व करेगा। ठीक है, इसका ज्यूरिडिक्शन अभी क्लियर नहीं था, वैसे कैल प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के ऊपर ही था। यहां पर जो मेंबर्स है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल, और जितने भी मेंबर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जितने भी जो वर्कर्स थे, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साफ साफ प्रोहिबिटेड कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि आप किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट कल्चर नहीं रखेंगे, कोई भी ब्राइबरी कल्चर नहीं रखेंगे, और कोई भी प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं स्टोरी को, जब मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था
ठीक है, दस्तक और फरमान जारी किया था, तब कंपनी के जो लोग थे वो खुद का भी अलग से एक बिजनेस चलाने लग गए थे। कंपनी एक ट्रेडिंग एंटिटी थी, कंपनी अपना बिजनेस करती थी, बट कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो भी अपने एक इंडिविजुअल बिजनेस चलाने लग गए थे। तो यहाँ पर इस पर रोक लगा देती है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, सो दीज वर दी मेजर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसके बाद और जो भी एक्ट आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स। फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब जॉब ग्रेड IAS एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।